Hello everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your class of accountancy. आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज गुडविल. हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया था पार्टनरशिप क्या रहती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें हमारे पास एक मेजर पोर्शन जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी था पार्टनरशिप अकाउंट्स में. तो हमने उस चीज को डील कर लिया. आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज गुडविल. सो गुडविल जो है वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं. इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना स्टडी करेंगे कि गुडविल क्या होती है, क्या इसके टाइप्स हैं, क्या इसका फीचर है और किन फैक्टर से ये इफेक्ट होती है. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. गुडविल क्या रहती है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट किसको कहते हैं? जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, दैट इज इंटेंजिबल. ठीक है. अब जैसे आपको हर तरफ जो है वो एप्पल का ब्रांड बहुत ही सुपीरियर और लग्जूरियस तौर से पेश किया जाता है आपके सामने, इसका मतलब उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी है. सो वो इंटेंजिबल फीचर है. वो कौन सा फीचर है? इंटेंजिबल. इट इज अ काइंड ऑफ रेपुटेशन. ये क्या रहती है? रेपुटेशन रहती है किसी भी फर्म की रेपुटेशन को हम लोग गुडविल कहते हैं. इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम दैट इज इन द एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द टेंजिबल एसेट्स. इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल एसेट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. आपने जो पैसे बिजनेस में लगाए हैं, आप जो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, जो एसेट्स आपने उसमें इन्वेस्ट करे हैं, उसमें नॉर्मली हर पर्सन जो है वो एक महीने में या एक साल में कह लो 50 लाख के करीब कमा रहा है. ठीक है. आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 1 करोड़ कमा रहे हो. सो ये जो 50 लाख नॉर्मली सब अर्न कर रहे हैं, आप उससे एक्स्ट्रा 50 लाख अर्न कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी फर्म की रेपुटेशन अच्छी है. तो वो कैपेसिटी है ना जो आपकी फर्म की एक्सेस प्रॉफिट्स अर्न करने की, उसको हम गुडविल कहते हैं. दैट इज नोन एज गुडविल. एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम. अब अगर आज हम बैठ के प्रोजेक्शन करें कि इन फ्यूचर हम इतना पैसा कमा सकते हैं, वो हम किस बेसिस पे करेंगे? वो हम इसी बेसिस पे करेंगे कि प्रेजेंट जो आज के टाइम पे वैल्यू है हमारे बिजनेस की, उसकी वजह से हमारे इतने कस्टमर्स हो सकते हैं कि इतने का परचेज जो है या वो कंजम्पशन जो है वो हमारे प्रोडक्ट की करेंगे. ठीक है. तो हम फ्यूचर इनकम को एक्सपेक्ट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. दैट इज गुडविल. दैट इज नोन एज गुडविल. उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल. सो अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द गुडविल? गुडविल के क्या फीचर्स रहते हैं? देखो, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. यहां से ना एमसीक्यू का बड़ा मेजर पोर्शन कवर किया जाता है. आपको पूछा जाता है गुडविल इज अ ब्लैंक एसेट. ऑप्शन दे दिया जाएगा इंटेंजिबल, फिक्टिशियस, टेंजिबल और नन ऑफ दीज. तो इट इज इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन बी फेल्ट ओनली. Doesn't have existence separate from the business. बिजनेस से अलग इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. देखो, अगर बिजनेस नहीं है ना, अगर मैं आपको ये कहूँ XYZ जो है उसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल होते हैं, उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, कस्टमर को बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, तो आप ये कहोगे कि हमने तो कभी XYZ का नाम ही नहीं सुना क्योंकि XYZ एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो अगर बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता तो बिजनेस की गुडविल भी नहीं होती. तो गुडविल जो है वो हमेशा फर्म के नाम के साथ एसोसिएट रहती है. गुडविल इज एसोसिएटेड विद द फर्म नेम, विद द नेम ऑफ द फर्म. ऐसा रहता. हेल्प्स इन अर्निंग द हायर प्रॉफिट्स. ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए हम लोग गुडविल को यूज करते हैं. कैसे होता है? अब जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया, एप्पल के जो कस्टमर्स हैं वो एप्पल ब्रांड से बहुत ज्यादा लॉयल हैं. जब कोई नया लॉन्च करते हैं, जब वो नया मॉडल लॉन्च करते हैं आईफोन का, तो वो अपना पिछला मॉडल छोड़ के नए मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं. बट शिफ्ट तो वो एप्पल पे ही रहता है ना. तो इट मींस आपके फर्म की अगर अच्छी रेपुटेशन है तो और कस्टमर बेस आपके साथ जुड़ेगा, कस्टमर आपके साथ लॉयल्टी से पेश आएगा, अल्टीमेटली आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा और प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहेंगे. नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ द बिजनेस. ये एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है.
अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब बेटा ये चीज रहता है कि आप अट्रैक्ट होते हो, आप नाम से ही अट्रैक्ट होते हो। अब जैसे टाटा स्टील है, ऑटोमेटिकली जो कंपनीज हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो इनसे अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि इनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है, इमेज बड़ी अच्छी है ना, तो कस्टमर्स इनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट रहेगा। अब ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इन केस मैंने आप सब स्टूडेंट्स को कह दिया कि एप्पल को स्टडी करो, एप्पल के आईफोन्स को स्टडी करो और मुझे बताओ कि इसकी रेपुटेशन ज्यादा क्यों है। आप में से कुछ लोग ये कहोगे कि इनके हर साल प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, एक एस्पेक्ट ये रहेगा। कुछ बच्चे मेरे को इस तरह से रिप्लाई करोगे कि मैम इनका जो है वो कस्टमर बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनके पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी रहती है। कुछ बच्चे ये रिस्पॉन्ड करेंगे कि मैम ये टेक ओरिएंटेड है, ये टेक्नोलॉजी में नई नई इनोवेशंस जो है वो करते रहते हैं, इसीलिए कस्टमर इनको ज्यादा पसंद करते हैं और इनकी रेपुटेशन अच्छी है। कुछ बच्चे जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे कि इनका मार्केट शेयर जो है वो ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये नंबर ऑफ कंट्रीज में, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है और नंबर ऑफ कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। और कुछ बच्चे इस चीज को स्टडी करेंगे कि इनका ये जो iOS एंड ऑल है वो सबसे यूनिक है। इसका मतलब सब बच्चे अलग अलग तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी का भी जो ऑब्जेक्टिविटी अप्रोच तो नहीं है ना, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है ना, जिसको जो समझ में आ रहा है वो उसको उसी तरीके से स्टडी कर रहा है। दैट इज व्हाई गुडविल इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो पता है कि एक ही आंसर है, यही सही है। ठीक है, सो आई होप आपको ये फीचर्स जो हैं वो इसके समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल इज अ वैल्यूएबल एसेट। व्हाई इट इज अ वैल्यूएबल? इसकी ना वैल्यू की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हमने मेथड स्टडी करने हैं। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड रहता है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड रहता है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी रहता है। ठीक है, हम ये तीनों मेथड्स को यूज करता है। किस चीज के लिए यूज करते हैं? आगे इसका बाइफर्केशन भी है, इसका बाइफर्केशन भी है, इसका कोई बाइफर्केशन नहीं है। ठीक है, सो हम लोग इन डिटेल इन मेथड्स को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वैल्यूएबल एसेट है क्योंकि सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इनके सबके अपने अपने फॉर्मूलाज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है, जो ICAI, व्हाट इज ICAI? इट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं इनके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनटेंजिबल एसेट से डील करता है। इसका मतलब वो गुडविल से भी डील करता है। सो इट प्रिस्क्राइब्स दैट गुडविल शुडंट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स अनलेस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। अब इसका मतलब पता क्या है? अगर आप देखो, आपने एक नया बिजनेस सेटअप किया, धीरे धीरे आपने उसमें अपना जो भी है स्किल्स को यूज किया, कॉम्पिटेंसी को यूज किया, एबिलिटी को यूज किया, नॉलेज को यूज किया, कैपिटल रिसोर्सेज जो है वो आपने गैदर करे, आपने अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया, धीरे धीरे आपने ग्रो किया, आपकी जो रेपुटेशन बनी है ना वो जनरेटेड गुडविल है, दैट इज जनरेटेड। ठीक है, अब एक बनी बनाया फर्म को जिसका मार्केट में ऑलरेडी नाम है, आपने उसको खरीद लिया। ठीक है, जैसे वोडाफोन आइडिया जो है वो आपस में इकट्ठे हुए तो एक दूसरे का कस्टमर बेस भी तो उनको मिल गया ना, दैट इज परचेज्ड। तो परचेज्ड में आप कुछ ना कुछ पे करोगे और ये जो आप पेमेंट करोगे ना परचेज में, दैट इज कंसिडरेशन। तो अगर आपने कुछ पे किया है तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, अगर आपने पे नहीं किया तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। सो इसका मतलब अगर आपकी गुडविल खुद जनरेट हुई है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगी, और अगर नहीं जनरेट हुई तो फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी। सो ये है हमारा नेचर ऑफ गुडविल, दैट इट इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल एसेट। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूइंग ऑफ गुडविल। अब देखो, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में बेसिकली गुडविल को स्टडी कर रहे हैं। ये जो आपका प्रॉपर पार्टनरशिप अकाउंट्स का पोर्शन है ना, उसमें गुडविल का डाटा रहेगा। कहता है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाए ना, मतलब अगर मैं ये कह रही हूँ ये बेटा पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में है, हम शेयर कर रहे हैं इक्वल रेशियो, अब हम चाह रहे हैं कि हम रेशियो चेंज कर दें, 5/10 कर दें, 3/10 कर दें, 2/10 कर दें। तो पहले जो हमने गुडविल जनरेट किया वो जाती थी इक्वल, राइट? अब जाएगी ए को ज्यादा शेयर मिल जाएगा, बी को थोड़ा कम, सी को थोड़ा और कम। तो पहली जो गुडविल है वो तो इनको उसी शेयर में मिलनी चाहिए ना जिस शेयर में इन्होंने कमाई है, यानी आधी आधी आधी।
आधा आधा हिस्सा सबको मिलना चाहिए। तो जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हो उसी टाइम आपको गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है। आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, आप उसको राइट ऑफ भी कर सकते हो। तो अब राइट ऑफ करें तो क्या एंट्री आती है, कंटिन्यू करें तो क्या एंट्री आती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जब हम नया पार्टनर एडमिट करते हैं ना, अब हमारे पास मैं और आप पार्टनर हैं, अब आ गया एक नया पार्टनर, दिस इज न्यू पार्टनर। नया पार्टनर भी हिस्सा लेगा, फर्म की रेपुटेशन का फायदा तो उसको भी मिलेगा ना। अगेन हमको इस टाइम पे वैल्यू करना पड़ेगा हमारी फर्म की गुडविल है कितनी, जितनी भी है उसमें से जितना हिस्सा इसको फायदा मिल रहा है ना, जितना एडवांटेज उसको मिल रहा है, इसको हम कहेंगे कि हमें कंपेंसेट करो उस चीज के लिए, ऐसा रहता है। ठीक है, व्हेन अ न्यू पार्टनर रिटायर्स और डाइज, अब देखो हमारे पास ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से बी रिटायर होने जा रहा है, तो बी को आज तक उसकी रेपुटेशन में जो भी हिस्सा है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसको कंपेंसेट कर देंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यानी ए एंड सी। नेक्स्ट इज व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। अब एक फर्म दूसरी फर्म को बेच दी गई, तो जोन सी फर्म हमने बेची, जो फर्म हमने बेची है उसकी क्या वैल्यू है मार्केट में, उसका गुडविल का क्या रेंज है, क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से वैल्यू जो है वो ज्यादा या कम होती है। देखो अगर एक बिजनेस इलीगल हो जाए, फ्लॉप हो जाए, बंद हो जाए, उसके फैक्ट्री प्रेमाइजेस जो है वो बहुत सस्ते रेट्स पे बिकते हैं। अगर एक बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, फ्लरिश करते हुए बिजनेस को अगर आप खरीदोगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव सेल होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन की वजह से। सो इसीलिए जब भी पार्टनरशिप फॉर्म बेच रहे होंगे हम एज अ गोइंग कंसर्न, तो हम गुडविल को वैल्यू करेंगे। When 2 or more firms amalgamate, अगर 2 या 2 से ज्यादा फर्म्स अमलगामेट करती है ना, अमलगामेट का मतलब ये होता है दोनों आपस में मिलके एक नए नाम से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, दैट इज अमलगामेशन। ठीक है, तो उस केस में भी हम गुडविल डिटर्मिन करते हैं। और अगर हम फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अगेन वी विल मेक द यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं? देखो सबसे पहला फैक्टर इफेक्ट करेगा एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अपने बिजनेस को संभालने लायक है, उनके पास कैपेबिलिटी है, कंपीटेंस है, स्किल्स है, नॉलेज है एम्प्लॉइज को मैनेज करने की, ऑपरेशंस को मैनेज करने की, तो ऑब्वियस रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। कस्टमर्स के पास देखो अगर रिसोर्सेज वेस्ट हो गए ना तो आप उसका लॉस प्रोडक्ट की कॉस्ट में से निकालोगे, अल्टीमेटली प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज्ड प्राइस पे अगर प्रोडक्ट कस्टमर्स को मिलेगा, कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं। ठीक है, अगर मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से मैनेज कर रही है, अच्छा इंसेंटिव दे रही है, अच्छा सैलरी दे रही है, ऑपरेशन सही से मैनेज कर रही है, रिसोर्सेज के वेस्टेजेस हमारे पास कम हो रही हैं, अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी, एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाइड रहेंगे, कस्टमर्स को भी रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोडक्ट मिलेंगे, तो मैनेजमेंट इज एफिशिएंट। सो कंपीटेंट, एक्सपीरियंस्ड, कैपेबल मैनेजमेंट ये ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है और फर्म की गुडविल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज फेवरेबल लोकेशन। मोर विल बी द गुडविल। देखो गुडविल तभी ज्यादा होगी अगर लोकेशन फेवरेबल रहेगी। अगर एक बहुत ही ज्यादा रिमोट एरिया में आपकी शॉप है जहां पे कस्टमर्स का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो डेफिनेटली वो जो है वो इतनी दूर नहीं जाया करेंगे। अगर बिल्कुल सेंटर में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, कस्टमर्स आसानी से आपके पास आके अप्रोच कर सकते हैं, आपको जो रॉ मटेरियल मिलता है वो भी वहां पे ट्रांसपोर्टेड जो होता है वो लो कॉस्ट में हो जाता है, तो फेवरेबल प्लेस का आपको फायदा मिलता है, आपका रेपुटेशन इंक्रीज होता है उस चीज से इनडायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली इस वजह से नहीं हो पाता कि सीधा सीधा तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, फर्क तो इस बात से पड़ रहा है कि आप फेवरेबल लोकेशन पे रह के कस्टमर को प्रोडक्ट भी सप्लाई कर पा रहे हो। अगर आप सप्लाई करोगे तो वो आपके पास आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। नेक्स्ट इज फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एट द फेवरेबल प्राइसेस इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ द फर्म। अब ऐसे है, सपोज करते हैं एक्टिवा की बात करता है। ठीक है, एक्टिवा का अगर एक नया मॉडल लॉन्च हुआ और 3 मंथ्स की उसकी बुकिंग है, ठीक है, मतलब अगर आप आज बुकिंग करवाते हो 3 महीने बाद आपको वो मिल पाएगी, तो इट मींस 3 मंथ्स के लिए उनके पास इतने सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं। अगर उनके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रह रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ऑलरेडी 3 से 4 प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जिनको वाइंड अप करने के लिए 1.5 साल जो है वो लगेगा, तो ऐसी सिनेरियो में फर्म का बिजनेस ऑक्युपाइड है, फर्म का बिजनेस बुक्ड है, फर्म के पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो अल्टीमेटली उस फर्म की गुडविल ज्यादा होगी। देखो जिस फर्म के पास कोई काम नहीं होगा उसकी गुडविल तो नहीं होगी ना, जिसके पास काम ऑलरेडी है उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली होगी।
लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट अगर ज्यादा देर तक रहे, तो अगर बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा देर तक रहता है तो उसका कस्टमर बेस बहुत साउंड रहेगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, सेल भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट पे जाते हैं, क्योंकि जितना पुराना बिजनेस हो ना, अब एमडीएच है ना, एमडीएच जितना पुराना बिजनेस है उतना ही ज्यादा उसकी क्वालिटी, जो उसकी क्वालिटी पे डाउट ही नहीं करता अब कोई, ऐसी बात हो जाती है फिर। तो जितना पुराना बिजनेस हो उतना एक्सपीरियंस माना जाता है, और अगर वो इतनी देर तक सरवाइव कर ले मार्केट में तो इसका मतलब कि उसने कस्टमर को बहुत अच्छे से सर्व करा है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द पेटेंट्स, पेटेंट्स के क्या एडवांटेज रहते हैं। सबसे पहला, द फर्म विच पोजेसेस द पेटेंट्स विल हैव अ बेटर वैल्यू ऑफ द गुडविल, उनकी गुडविल की वैल्यू ज्यादा रहती है जिनके पास पेटेंट्स रहेंगे, ठीक है, जिनके पास पेटेंट्स रहेंगे उनकी गुडविल की वैल्यू ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा रहती है? क्योंकि पेटेंट्स ऐसे राइट्स हैं कि आप ही उस पर्टिकुलर फॉर्मूला या आइडिया को या प्रोसेस को यूज करके प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है, आप ही अगर वो प्रोडक्ट बनाओगे, अगर पर्टिकुलर मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने का फॉर्मूला ही आपके पास है, राइट ही आपके पास है उसको मैन्युफैक्चर करने का, तो इसका मतलब बाकी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, तो अगर वो नहीं कर पाएंगी तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं करवा पाएंगे। सो आपकी फर्म की ऑब्वियस गुडविल बनेगी। एक्सेस टू द सप्लाईज, अब ऐसे है कि मार्केट में चल रहा स्लम, ठीक है, सप्लायर्स जो हैं उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, या अगर है भी तो वो नॉर्मल तो बेचना ही नहीं चाहता है, ठीक है, स्टिल आपकी इतनी अच्छी इमेज है कि आपको रेगुलर सप्लाईज मिल पा रही है, आपका प्रोडक्शन रुक ही नहीं रहा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो गुड्स और सर्विसेज का वो रेगुलर क्वांटिटी में है, ठीक है, यू कैन इजीली मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर्स। इट मीन्स you have easy access to the supplies, and if you have easy access to the supplies, it means you are having good image in the society, in the market, तो आपका रेपुटेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है क्वालिटी, फर्म की अच्छी गुडविल तभी रहती है, अच्छी रेपुटेशन तभी रहती है अगर जो गुड्स की क्वालिटी है ना वो फिट फॉर यूज हो, वो क्या हो, फिट फॉर यूज। अगर आपकी मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी ही नहीं है, मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी का मतलब ये होता है गुड्स आर नॉट, मर्चेंटेबिलिटी मीन्स गुड्स आर फिट फॉर यूज, ठीक है, उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं रहना चाहिए एंड अदर जो है वो नहीं रहना चाहिए। अगर आपके केमिकल्स थोड़े से बच्चों के लिए हार्मफुल हैं तो वहां पे लिखा होना चाहिए नॉट टू बी यूज्ड बाय द किड्स एंड ऑल। तो क्वालिटी अगर आप अच्छी दोगे ना तो आपका इमेज जो है वो अच्छा ही बनेगा। मार्केट सिचुएशन, इफ द डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर हायर देन द सप्लाई, अगर आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है, तो अल्टीमेटली फर्म की गुडविल हो जाएगी इंक्रीज, फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। नेक्स्ट इज रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, अगर बिजनेस के रिस्क ज्यादा है तो बिजनेस की वैल्यू कम रहेगी, अगर बिजनेस के रिस्क कम है तो बिजनेस की वैल्यू ज्यादा रहेगी, क्योंकि रिस्क सबसे ज्यादा उसी को रहते हैं जिसका इमेज या बेस जो है या कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग नहीं रहता, जो फ्लक्चुएशंस में रहते हैं। पता है कभी कहीं अचानक ही हम लोग बूम पे चले गए, अचानक ही हम लोगों के जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल फेल हो गया, तो अगर किसी को ऐसी इनसिक्योरिटी रहती है ना, इनसिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ही तो रिस्क की तरफ लेके जाता है, जितना ज्यादा रिस्क उतनी रेपुटेशन कम रहेगी। सो ये रीजन रहते हैं जो उसको इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा गुडविल को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नेचर की अगर हम बात करें, देखो अगर तो हायर डिमांड है ना प्रोडक्ट्स की, जैसे ईटेबल्स होती हैं, फास्ट फूड की बात कर लो, हमारे पास जितने फूड पॉइंट्स रहते हैं, अगर वहां पे आपको अच्छा फास्ट फूड खाने को मिल रहा है तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होगी, उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की जो रेपुटेशन है वो अच्छी रहेगी। सो इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द प्रॉफिट एज वेल एज इंक्रीज इन द गुडविल, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, गुडविल भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज पास्ट परफॉर्मेंस, फर्म्स जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं एक साल के बाद, है ना, हर साल बाद, तो गुडविल की ज्यादा वैल्यू रहेगी इन कंपेयर टू द फर्म अर्निंग लेसर प्रॉफिट्स, जो कम प्रॉफिट्स कमा रही है। देखो अगर आपके प्रॉफिट का ग्राफ जा रहा है इस तरह से, ठीक है, ऑब्वियस आपके फर्म की रेपुटेशन धीरे धीरे कम होगी। अगर आपके प्रॉफिट्स का ग्राफ जा रहा है इस तरह से ऊपर 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 जा रहा है ना, इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, तो फर्म की रेपुटेशन ज्यादा होगी ना, क्योंकि इसका मतलब आपकी फर्म जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा हो रही है, पब्लिसाइज हो रही है, या कस्टमर्स जो है वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अदर फैक्टर, सेल्स सर्विसेज के बाद जो है अच्छे रिलेशंस, अच्छी लीवर कंडीशंस जो है वो भी इफेक्ट करते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं जो गुडविल को मेजरली इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, दो तरह की गुडविल रहती है हमारे पास, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल की बात करते हैं जिसके लिए हमने कंसिडरेशन दी होती है, फॉर विच द कंसिडरेशन हैज बीन पेड। मैंने आपको पहले भी बताया, आप एक बिजनेस खरीद रहे हो,
आप एक बिजनेस खरीद रहे हो तो आप उसके गुडविल के लिए पे करोगे, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। अब पता कैसे लगेगा आपने गुडविल के लिए परचेज किया, ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना किसी कंपनी के एसेट्स खरीदे 5 लाख के, एक्चुअली उनके मार्केट में वैल्यू है 5 लाख। सपोज करो मैंने सूरज लिमिटेड कंपनी से खरीदे और मैंने उसको पे किया 7 लाख। तो देखो मेरे एसेट की वैल्यू 5 लाख है, उसको मैंने परचेज कंसिडरेशन पे किया 7 लाख। जो हम पेमेंट करते हैं ना बिजनेस को खरीदने के लिए, उसको हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। तो 7 लाख माइनस 5 लाख इज 2 लाख, ये हमारे लिए गुडविल रहेगी। ये क्या रहेगी? गुडविल। तो उसी चीज को मैंने सेंटेंस में मेंशन किया है, एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन कितनी ज्यादा है नेट एसेट्स की वैल्यू से, उसको हम लोग कहेंगे गुडविल। सो फीचर्स ऑफ गुडविल, ये बिजनेस को परचेज करने पर अराइज होती है, क्योंकि इसके लिए कंसिडरेशन पे की जाती है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है, एज एन एसेट बैलेंस शीट में शो किया जाता है। सब्जेक्टिव असेसमेंट रहती है, सेलर और परचेजर जो है ना दोनों अग्री करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बिजनेस खरीदा है तो सूरज अपनी मर्जी करेगा मुझे 7 लाख में बेचना। ऑब्वियस है दोनों में कुछ नेगोशिएशन रहेगा, दोनों का कंसेंसस रहेगा, दोनों अग्री करेंगे तो आप खरीदोगे, अदरवाइज नहीं। अमॉर्टाइज्ड एट अर्लीस्ट, अब ये देखो सूरज के बिजनेस को जब मैं खरीद लूंगी तो नाम तो मेरे बिजनेस का चलेगा। ये जो मैंने 2 लाख गुडविल का पे किया ना, मुझे ये फटाफट अमॉर्टाइज करना है। अमॉर्टाइज का मतलब ये रहता है जैसे डेप्रिसिएशन होती है ना टेंजिबल एसेट की, आपने +1 में स्टडी करा, डेप्रिसिएशन होती है टेंजिबल एसेट की, अमॉर्टाइजेशन होती है इनटेंजिबल एसेट की। हम करते हैं राइट ऑफ। देखो कोई फर्म जब बंद होती है ना, थोड़ी देर तो उसका नाम रहता ही रहता है, ठीक है, इतना तो पता ही होता है कि इतने साल पहले ये फर्म बंद हुई है। तो इस गुडविल को हम लोग देखते हैं कब तक हमें इसको फायदा मिलना। सपोज करो 3 इयर्स तक मिलना, तो हम इसको 3 साल से डिवाइड कर लेंगे 2 लाख को और अमॉर्टाइज कर दिया करेंगे, मतलब राइट ऑफ कर दिया करेंगे। सो ये तो था कि परचेज गुडविल। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो क्या चीज रहती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हम खरीदते नहीं है, हम अपनी मेहनत से, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी से, अपने एफर्ट्स लगा के, अपने ऑपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करके, अपने बिजनेस आइडियाज को रिफाइन करके हम जो गुडविल कमाते हैं, दैट इज नॉन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बिल्कुल भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इसको एज द एसेट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। रहती तो सब्जेक्टिव असेसमेंट है, क्योंकि वो तो सारों की सब्जेक्टिव असेसमेंट रहनी, गुडविल कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। इंटरनली जनरेट होती है, बेनिफिट इसका बहुत सारा मिलता है हमें, बट जितने फैक्टर्स हमने स्टडी किया ना उनकी वजह से ये जनरेट होती है। जितने फैक्टर्स हमने स्टडी किया ना उनकी वजह से ये जनरेट होती है, बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं डील की जाती, मतलब उसको एज एन एसेट आप नहीं लिखते। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। गुडविल इज डिफाइंड एज, तो इनटेंजिबल एसेट रहता है। क्यों? क्योंकि कैन नॉट बी सीन, हम इसको देख नहीं सकते, कैन नॉट बी टच्ड, हम इसको टच नहीं कर सकते, एंड कैन बी फेल्ट ओनली। कहां से पता लगेगा? जब हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। जब हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी तो हमें पता लग जाएगा कि यार हमारी गुडविल जो है वो फर्म की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेस अमाउंट which the firm can get on selling the assets over and above the saleable value। अब देखो मेरे एसेट की सेलेबल वैल्यू है 1 लाख, अब क्योंकि ब्रांड इतना तगड़ा है तो वो 1,50,000 में बिक रहा है, इसका मतलब आपके पास गुडविल है, इसका मतलब आपके पास गुडविल है। तो राइट आंसर इज गुडविल। नेक्स्ट, अ फर्म गुडविल इज नॉट अफेक्टेड बाय, फर्म की गुडविल किस चीज से इफेक्ट नहीं होती? लोकेशन ऑफ द फर्म डेफिनेटली इम्पैक्ट होती है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, बेटर कस्टमर सर्विस या नन ऑफ द अबव। देखो फर्म की रेपुटेशन गुडविल को इफेक्ट करती है, लोकेशन गुडविल को इफेक्ट करती है, कस्टमर सर्विस भी इफेक्ट करती है, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा फैक्टर छोड़े जो गुडविल को इफेक्ट नहीं करता? बिजनेस का नेचर इफेक्ट करता है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इफेक्ट करती है, टेक्निकल नो हाउ इम्पैक्ट नहीं करता, लोकेशन इम्पैक्ट करती है, क्योंकि ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी में ही आ जाता है कि उनको पता कुछ के नहीं। तो राइट आंसर इज टेक्निकल नो हाउ, दिस इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट, अब ये ट्रू फॉल्स सेशन है बेटा, तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर ट्रू है, कौन सा आंसर फॉल्स है। लोकेशन ऑफ द बिजनेस डज नॉट अफेक्ट द गुडविल, ऐसे ही नहीं करते, इफेक्ट करती है। अगर बिजनेस अच्छी लोकेशन पे हो तो कस्टमर्स को इजीली प्रोडक्ट मिल पाता है, कस्टमर उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। गुडविल कैन बी सोल्ड इन पार्ट, नो,
इट कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट. आप ऐसा नहीं कर सकते आधा बिजनेस बेचा आधी गुडविल चले गई, एक एसेट बेचा एक गुडविल चलेगी. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. परचेज गुडविल में अराइज ऑन द एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस कंसर्न. बिजनेस कंसर्न आपने खरीदा, एक्वायर करा, परचेज गुडविल उससे अराइज होती है. दिस इज ट्रू, वेरी ट्रू. नया बिजनेस खरीदने में गुडविल मिल पाती है जो एग्जिस्टिंग होस्ट पे मिल पाती है. सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स as some consideration is paid for it. No, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है क्योंकि उसके लिए हम कुछ कंसिडरेशन देते हैं. ये गलत बात है, ये गलत बात है ना. क्यों? क्योंकि हम उसके लिए कुछ कंसिडरेशन पे नहीं करते, हमारे एफर्ट से बनती है. गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट. फॉल्स. बेटा फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एग्जांपल ऑफ द फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू जो है वो हमें रहती है बिजनेस में, हम लॉन्ग टर्म में उसको राइट ऑफ करते हैं. गुडविल इज वैल्यूड ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. गलत, ऐसी बात नहीं है. डिसोल्यूशन पे गुडविल की कोई वैल्यू नहीं रहती. सो दिस इज ऑल अबाउट द गुडविल. सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स चैनल पे आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.